फाइन, करें शुरू। ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम कुछ, एनी प्रॉब्लम? ऑडियो वीडियो नहीं है, एवरीथिंग फाइन? ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। तो वी हैव डन अप टू सेक्शन 16 एंड नाउ कम टू सेक्शन 17. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज सी द हेडिंग दिस. पेनल्टी for publication or making known contents of the complaint and inquiry proceedings. Section 16 में you have read that making publication, making known the contents are prohibited and उसी का consequence है सेक्शन 17. सेक्शन 17 में है पेनल्टी, इसको पढ़ते हैं पहले. वेयर एनी पर्सन entrusted with the duty to handle or deal with the complaint, inquiry or any recommendation or action to be taken under the provisions of this act contravenes the provisions of section 16, he shall be liable for a penalty in accordance with the provisions of the service rules applicable to the said person. Where no such service rules exist, in such manner as may be prescribed. अब ये जो है इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी. देखिए इसमें फिर वही है कि सेक्शन 16 में देयर वाज प्रोहिबिशन. सेक्शन 16 में देयर वाज प्रोहिबिशन, ये प्रोहिबिशन था कि आप उसके कंटेंट्स को, जो जिनकी बात की गई यहाँ पर 5 है ना, कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी ऑफ द विटनेसेस, एग्रीड वुमेन रेस्पोंडेंट, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंसिलेशन, इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, और ये 4 था रिकमेंडेशंस, और 5 था एक्शन टेकन. ये 5 कैटेगरीज जो मैंने सेक्शन 16 में डिस्कस की थी, उनको आप पब्लिकेशन नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, मेकिंग नोन नहीं कर सकते. अगर आप करते हैं तो उसकी पेनल्टी आपको डिस्कस की गई है सेक्शन 17 में. सेक्शन 17 में क्या कहा गया है, तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना कौन सा वर्ड जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एक बार पढ़ चुका हूँ, अब दोबारा पढ़ी, काम की बात है. वेयर एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, ये जो वर्ड है वेयर एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कौन सा, हु इज इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी टू हैंडल एंड डील विद, ये जो है ड्यूटी ऑफ व्हाट, ड्यूटी टू हैंडल और डील विद व्हाट, ये जो नीचे लिखा है रेड कलर में. तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति को कंप्लेंट, इंक्वायरी, रिकमेंडेशन, एक्शन, 4 बातें हो गई. कंप्लेंट, इंक्वायरी, रिकमेंडेशंस आफ्टर इंक्वायरी और एक्शन ऑन रिकमेंडेशन. इन 4 बातों पर जिसको हैंडल करना हो, डील विद करना हो, जिसके हाथ में कुछ क्लर्क भी हो सकते हैं, ही मे बी एनी पर्सन नाउ. If such person who is having access to all these documents, यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, the person who is having the complaint with him, who is having all the documents relating to the inquiry. देखो सेक्शन 4 और सेक्शन 7 में जो हमने बात की थी कि अगर वो कॉन्ट्रावीन करते हैं प्रेसिडेंट, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, चेयरपर्सन या मेंबर्स जो कमेटीज़ के हैं, तो उनको उनके रिमूवल का एक आधार हो सकता है. दे कैन बी रिमूव्ड फॉर द वायलेशन ऑफ सेक्शन 16. वो तो है ही है. सेक्शन 16 में को अगर वायलेट करोगे आप, इसको आप ऐसे समझो, आप सेक्शन 16 का वायलेशन हुआ, ठीक, इसके कॉन्सिक्वेंस में एक तो है चेयरपर्सन या वोट, देखो चेयरपर्सन कह लीजिए, प्रेजाइडिंग ऑफिसर पीओ कह लीजिए, या मेंबर्स कह लीजिए, किसके, आईसी के, एलसी के, उनका रिमूवल हो सकता है. रिमूवल की ग्राउंड है ये, एक तो ये है.
अदर कॉन्सिक्वेंस इज व्हाट, सेक्शन 17 में पेनल्टी। समझे आप नहीं? अब दिस इज सेक्शन 17 में जो ये पेनल्टी है। तो इसके दो हैं। सेक्शन 16 के को अगर वॉयलेट करोगे तो यू कैन बी रिमूव्ड इफ यू आर द मेंबर ऑफ द कमेटी एंड इफ यू आर नॉट द मेंबर और एनी अदर पर्सन, एनी पर्सन इंक्लूडिंग दोज। इन एडिशन you will have to face the consequences, that is the penalty under section 17। और ये क्या है? ये रहा, देखिए, who any person contravenes the provisions of section 16। अगर ऐसा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? जिसके पास, जिनके पास, रेड कलर को फोकस करो, देखो ये कंप्लेंट, इंक्वायरी, रिकमेंडेशन, एक्शन को हैंडल करने की या डील करने की ड्यूटी हो, ऐसा व्यक्ति, एनी पर्सन हु हैज ड्यूटी टू हैंडल और डील विद कंप्लेंट, इंक्वायरी और एनी रिकमेंडेशन और एक्शन, इफ सच पर्सन कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16। अगर वो व्यक्ति सेक्शन 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तब क्या होगा? ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी। और पेनल्टी कैसे मिलेगी? पेनल्टी अगेन सेम लाइन, एज पर सर्विस रूल्स। तो पेनल्टी में यहां पर ये नहीं है कि he will have to give certain kind of 50,000 फाइन, 10,000 फाइन, वो नहीं है। एज पर सर्विस रूल्स, सर्विस रूल्स के हिसाब से he will have to face the penalty in case he violates the section 16। तो now you see, in case of ICC, internal complaint committee, or you can say IC, the members of this committee आर मोर एंड लेस द एम्प्लॉयज़। वहीं से वुमेन आती है, सीनियर वुमेन आएगी, प्रेसिडेंट बनेगी। अगर ये वॉयलेट कर रहे हैं, अगर ये इनमें से कोई भी मेंबर सेक्शन 16 का वॉयलेट कर रहा है, तो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? सेक्शन 4 में इनको रिमूव किया जा सकता है, एंड सेक्शन 17 में ही विल हैव टू फेस, ही और शी विल हैव टू फेस द पेनल्टी एज पर द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू हिम और हर। समझ में आता रही है आपको? तो यहां पर, क्योंकि लोकल कमेटी में तो सारे मेंबर्स बाहर के ही हैं एक्सेप्ट वन सोशल वेलफेयर ऑफिसर, तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों ही बातें ध्यान रखनी है। सेक्शन 16 का वॉयलेशन, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 16 का दो हैं, टू कॉन्सिक्वेंसेज हैं इनको। पहला कॉन्सिक्वेंस ये है रिमूवल ऑफ द मेंबर्स और चेयरपर्सन, एंड सेकंड कॉन्सिक्वेंस है अंडर सेक्शन 2 पेनल्टी एज पर सर्विस रूल्स। हाँ या ना बताइए अब ये, प्लीज लेट मी नो। सेक्शन 17 को मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझा दिया। इसमें कौन, बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें? सेक्शन 17 समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताइए मुझे, हरी अप, कम ऑन। मोनिका मैडम एक काम कीजिए, आप देखिए आपने उसी समय पूछना चाहिए था। अब आप एक काम करना, उस वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लेना। आई बिलीव मैंने सेक्शन 16 को बहुत अच्छे तरीके से कराया है, वो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा फिर दोबारा पूछ लेना, ठीक। अब बढ़ते हैं सेक्शन 18 पर। सेक्शन 18 इज विद रिगार्ड टू द अपील। अब देखो अपील कहाँ कहाँ होगी, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। अब यू फाइल एन अपील, यू प्रेफर एन अपील व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी। आप किसी अथॉरिटी के डिसीजन से हैप्पी नहीं हैं, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ओनली इन दैट केस यू प्रेफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर, ठीक है। अपील का मतलब ये कंप्लेंट करते हैं हायर अथॉरिटी को कि जो लोअर अथॉरिटी है, दैट अथॉरिटी डिड नॉट डील द मैटर जुडिशियसली एज पर द लॉ। उन्होंने फैक्ट्स को ढंग से जस्टिफाई नहीं किया, एनालिसिस नहीं की है, लॉ को अप्लाई नहीं किया है, और जो भी आपके ग्राउंड्स होते हैं। तो अपील इज ऑलवेज इन द नेचर ऑफ कंप्लेंट।
अपील इज ऑलवेज इन द नेचर ऑफ कंप्लेंट, कि जो लोअर अथॉरिटी है, द डिसीजन ऑफ लोअर अथॉरिटी इज नॉट जस्टिफाइड। तो बहुत कॉमन सेंस की बात कहाँ कहाँ गई, कौन कौन से डिसीजन हो गए यहाँ पर? डिसीजन कब आता है? सेक्शन 13 में आएंगे, सेक्शन 14 में डिसीजंस आते हैं आपके सामने, है कि नहीं है, कि एक्शन टू बी टेकन, एक्शन नॉट टू बी टेकन। मेलिशियस का 14 में आएगा डिसीजन, उन्हीं की रिकमेंडेशंस। तो वहीं से यू बिकम एग्रीव्ड, द पार्टी इन हुज फेवर decision has come, he will be happy, other party will be aggrieved and that party can file an appeal। तो उस बैकग्राउंड को ध्यान में रखना आप कि कौन कौन से ऑर्डर हुए हैं अभी तक। सेक्शन 9 में कंप्लेंट फाइल हुई थी, सेक्शन 10 में कंसिलिएशन था, सेक्शन 11 में इंक्वायरी हुई थी, सेक्शन 12 में 12 में रिलीफ्स दिए गए थे, सेक्शन 13 में रिपोर्ट्स आई, सेक्शन 14 में रिपोर्ट आई। ध्यान है आप लोगों को? तो वो सारे ऑर्डर्स को ध्यान में रखना आप ये। अब पढ़िए सेक्शन 18 को। सी दिस, एनी पर्सन, इट इज नॉट द एग्रीव्ड वुमेन, एनी पर्सन एग्रीव्ड, ही मे बी एग्रीव्ड वुमेन, ही मे बी रेस्पोंडेंट, कोई भी एग्रीव्ड हो सकता है फ्रॉम द रिकमेंडेशंस अंडर सेक्शन 13(2), सेक्शन 13(2), सेक्शन 13(3)(1 and 2 और 14(1) और 2 और 17। आप समझ रहे हैं? ये सारे मैं बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ। 13(2) के ऑर्डर्स, 13(3) के ऑर्डर, 17 का ऑर्डर मैंने पढ़ाया ही आपको भी, है ना, कि पेनल्टी वाला, कि यू आर वायलेटिंग दी सेक्शन 16, ये भी ऑर्डर हो गया। सेक्शन 14 में क्या था? मेलिशियस ऑर्डर था, when the complaint was found to malicious, false और false documents था। इन सब यही तो ऑर्डर पास हुए, 13 में ऑर्डर पास हुए। ऑर्डर्स आर पास अंडर सेक्शन 13, 14 एंड 17। तो इफ यू आर फीलिंग एग्रीव्ड, एक तो ये हुआ, दूसरा कौन सा हो सकता है? एक ये हो सकता है, और नॉन इम्प्लीमेंशन ऑफ सच रिकमेंडेशंस। देखो क्या है, एक तो पीड़ित कौन हुआ? एग्रीव्ड फ्रॉम द रिकमेंडेशंस, एग्रीड फ्रॉम रिकमेंडेशंस अंडर आर्टिकल, अंडर सेक्शन 13, 14, 17 सब क्लॉजेस मेंशन्ड। दूसरा एग्रीव्ड होगा और फॉर नॉन इम्प्लीमेंशन ऑफ सच रिकमेंडेशंस। सेक्शन 13 में ऑर्डर पास किया गया, सेक्शन 13 में आप ऐसे समझिए, 13 की बात करते हैं, एक्शन बी टेकन, ये हुई रिकमेंडेशन, एक्शन बी टेकन। इन दिस केस जो रेस्पोंडेंट होगा, ही विल बी एग्रीड पर्सन, तो ही कैन फाइल द अपील, फाइन और नॉट। देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, बोर्ड देख लीजिए। अंडर सेक्शन 13, इफ यू इमेजिन ए सिचुएशन दैट एक्शन बी टेकन, एलिगेशन प्रूव्ड है, एलिगेशन प्रूव्ड, एलिगेशन प्रूव्ड, एक्शन बी टेकन, ये क्या हो गई? रिकमेंडेशन हो गई, रिकमेंडेशन हो गई है, रिकमेंडेशन हो गई। अब ये आ जाइए इसमें, अब इस रिकमेंडेशन का पीड़ित पक्ष कौन होगा? रिस्पोंडेंट होगा। रिस्पोंडेंट इज द एग्रीव्ड पर्सन अगेंस्ट दिस रिकमेंडेशन, देयरफॉर ही कैन फाइल अपील। एक तो ये हो सकता है। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है, ये रिकमेंडेशन तो कर दी, रिकमेंडेशन किसने की है? रिकमेंडेशन वॉज डन बाय द आईसी और एलसी, टू हुम? एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। लेकिन एम्प्लॉयर ने या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, एम्प्लॉयर डिड नॉट टेक एनी एक्शन, तो अगेन हु विल बी एग्रीव्ड? इन दिस केस अगेन एग्रीव्ड वुमेन विल बी एग्रीव्ड। बात समझ रही है कि भाई इंक्वायरी हो गई, पहले कौन था? कंप्लेंट। देखो दोबारा समझो, ऐसे
ये है एग्रीव्ड वुमेन, तो शी फाइल्ड ए कंप्लेंट। आफ्टर इंक्वायरी रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड, एक्शन बी टेकन, एक्शन बी टेकन, और रिपोर्ट वॉज सेंड टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, बट दे डिड नॉट टेक एक्शन। तो यू विल सी अगेन एग्रीव्ड वुमेन कैन फाइल अपील अगेंस्ट दीज नाउ, बिकॉज रिकमेंडेशन पर एक्शन नहीं हुआ है, फॉर नॉन एक्शन ऑन द रिकमेंडेशन। तो इन द सेम मैटर aggrieved woman filed a complaint under section 9, matter was inquired, action was recommended, but the employer or the district officer, as the case may be, did not take any action, then she can file the appeal under section 18। अभी अपील क्या देगी कि साहब ये जो एम्प्लॉयर है, जो ड्यूटी ऑफिसर है, ये एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। जब इंक्वायरी हो गई, एक्शन रिकमेंड कर दिया, तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो आप? तो ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई? कम ऑन, हरी अप। एवरीवन, सानिया, so you see the language. So aggrieved person from नॉन इम्प्लीमेंशन ऑफ सच रिकमेंडेशंस भी हो सकता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया एग्रीव्ड वुमेन का। समझ में बताइए आपको? इस सेकंड ये जो नीले रंग से है एन सर्कल, इसका मतलब समझ में आया आपको या नहीं आया? बताइए। नॉन इम्प्लीमेंशन ऑफ सच रिकमेंडेशन का भी एग्रीव्ड हो सकता है। अब इसमें क्या हो सकता है? पहले वाले इसमें जिस व्यक्ति के विरुद्ध रिकमेंडेशंस की गई है वो 18 में अपील कर सकता है। सही है? तो देर आर टू पर्सन्स। सेक्शन 18 इज डीलिंग विथ टू काइंड्स ऑफ एग्रीव्ड पर्सन्स। दो प्रकार के पीड़ित पक्ष हैं। नंबर वन कैटेगरी इज व्हाट अगेंस्ट हुम एक्शन इज रिकमेंडेड, जिसके विरुद्ध एक्शन रिकमेंड किया गया है। अब वो कोई भी एक्शन हो सकता है। एक्शन में बी अगेंस्ट रेस्पोंडेंट की बिकॉज द एलिगेशंस आर प्रूव्ड। एक्शन में बी अगेंस्ट द वुमेन अंडर सेक्शन 14 कि योर कंप्लेंट वाज फाउंड फॉल्स, सो एक्शन इज रिकमेंडेड अगेंस्ट एग्रीड वुमेन। अंडर सेक्शन 17 एक्शन इज रिकमेंडेड अगेंस्ट द पर्सन हु वायलेटेड सेक्शन 16। धारा 17 में जो पीड़ित वो व्यक्ति होगा जिसके विरुद्ध ये रिकमेंडेशन की गई है कि इस व्यक्ति ने सेक्शन 16 को वायलेट किया है, यानी कि जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स थी उसका इसने डिस्क्लोजर किया है, इसलिए इसको पेनल्टी देनी पड़ेगी अब एज पर सेक्शन 17। तो वो व्यक्ति भी 18 में अपील में जा सकता है। तो जिसके विरुद्ध कोई भी एक्शन हुआ हो वो हर एक व्यक्ति, चाहे वो रेस्पोंडेंट हो, चाहे वो एग्रीव्ड वुमेन हो, या फिर वो LC-IC के मेंबर्स या चेयरपर्सन्स हो सकते हैं, या वो एनी अदर पर्सन ड्यूटी बाउंड हु वाज हैंडलिंग ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, वो भी हो सकता है। तो इन्होंने इसलिए वर्ड का यूज किया है एनी पर्सन एग्रीव्ड। एनी पर्सन एग्रीव्ड, this any person aggrieved, sometimes he can be respondent, sometimes as per section 14 he can be aggrieved woman,
and he can be the member or presiding officer or the chairperson of IC or LC और एनी अदर पर्सन भी हो सकता, ओपी भी हो सकता, अदर पर्सन भी हो सकता है। तो प्लीज़ लेट मी नो एनी पर्सन एग्रीव्ड का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आया या नहीं आया। मैंने आपको बहुत डिटेल में जितनी भी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है सबको समझाया आपको कि कौन कौन सी सिचुएशन में कौन कौन एग्रीव्ड होगा। अगर रेस्पोंडेंट के विरुद्ध में एलिगेशंस प्रूव हो गए तो रेस्पोंडेंट के खिलाफ रिकमेंडेशंस आएंगी तो रेस्पोंडेंट अपील में जा सकता है, ठीक है। अगर एग्रीव्ड वुमेन ने फॉल्स कंप्लेंट फाइल की थी और उसके विरुद्ध अब ऑर्डर हो गया है कि भाई नो शी हैज फाइल्ड ए फॉल्स कंप्लेंट, तो एग्रीड वुमेन के खिलाफ रिकमेंडेशंस हैं तो एग्रीड वुमेन अब अपील में जाएगी। या फिर सेक्शन 17 में कहा गया कि तुमने बीइंग मेंबर, बीइंग चेयरपर्सन और बीइंग प्रेसिडिंग ऑफिसर या एनी अदर पर्सन तुमने सेक्शन 16 को वॉलेट किया है तो तुम्हारे खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा एज पर सर्विस रूल्स, तो फिर वो व्यक्ति भी जा करके यहाँ पर अपील कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। अब मैंने कई बार रिवीजन कराया इसको आपको। वेरी गुड, थैंक यू। मे प्रेफर एन अपील टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अब वो कौन सी कोर्ट में जाएगा, कौन से ट्रिब्यूनल में जाएगा, ये डिसाइड करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू द सेड पर्सन। उस व्यक्ति पर जो सर्विस रूल्स अप्लाई होते हैं उसके अनुसार कोर्ट डिसाइड करे, हो सकती है ट्रिब्यूनल होगी जो अपीलेट कोर्ट होगी। और वेयर नो सच सर्विस रूल्स एग्जिस्ट देन विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस contained in the law for the time being in force, the person aggrieved may prefer an appeal in such manner as may be prescribed। तो हर बार ही होता है। तो या तो फिर अपील कौन सी कोर्ट में करोगे, अपील कौन से ट्रिब्यूनल करोगे, तो अगेन यू विल हैव टू गो फॉर द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू यू। एज पर सर्विस रूल्स आपकी पेनल्टी डिसाइड होती है, एज पर सर्विस रूल्स आपकी कोर्ट ऑफ अपील और ट्रिब्यूनल ऑफ अपील विल बी डिसाइडेड। पेनल्टी, अपीलेट कोर्ट सब कुछ डिसाइड होगा सर्विस रूल्स में। और इफ द सर्विस रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू यू, एग्जिस्ट ही नहीं करते, देन इन द मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। और ये एज में प्रेस्क्राइब्ड को भी मैं डिफाइन करता हूँ अभी आपके लिए, एक सेकेंड रुकिए आप। ओहो, सेक्शन 29 आया नहीं है। प्लीज गो टू सेक्शन 29। सेक्शन 29, एक सेकंड रुक जाइए, मैं सेक्शन 29 को भी ऑन बोर्ड ले लेता हूँ। कहाँ गए भाई साहब, 1 सेकंड रुकिए।
हेलो, आप अपनी नजर इनायत सेक्शन 29 पे कीजिए साथ साथ। सेक्शन 29 डील्स विद व्हाट? पावर ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट may make rules for carrying out the provisions of this act by notification in the official gazette। तो सेक्शन 29 ऑफ दिस एक्ट डील्स विद द रूल मेकिंग पावर। क्या? पावर ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? यहीं से प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आता है, एंड दैट इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। पढ़ो जरा ढंग से। सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजंस को लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना सकती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के पास ये पावर है, शक्ति है कि वो नियम बनाए। अब आ जाइए सेक्शन 2 पर जरा, इस पे क्लॉज 2 पर इसके। दिस इज क्लॉज 2। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजंस such rules may provide for all or any of the following matters। कि अब ये किन किन बातों पर रूल्स फ्रेम हो सकते हैं। जनरल पावर तो है ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन फॉलोइंग मैटर्स हैं, इस पर भी रूल्स बनाए जाएंगे। इन पर्टिकुलर सच रूल्स मे प्रोवाइड द फॉलोइंग मैटर्स, एंड नाउ यू सी वन ऑफ द मैटर इज व्हाट? सेक्शन 15 क्लॉज, ये 15 बोल रहा हूं, क्लॉज है आपकी ये के। द मैनर ऑफ अपील अंडर सबसेक्शन 18। समझे? तो अब यहां से आप सेक्शन 18 इज विद रिगार्ड टू अपील। तो अब इसके साथ ध्यान रखेंगे आप, इस अपील आया ना ये, यानी कि जो के क्लॉज है सेक्शन 29 की, जो क्लॉज के है, that is talking about the rules with regard to the manner of appeal under subsection 18 में अपील कैसे फाइल की जाएगी, क्या मैनर होगा, इसके संबंध में रूल बनाए जाएंगे। रूल बनाए जाएंगे किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? रूल बनाएगी। नाउ यू प्लीज सी द डेफिनेशन क्लॉज में जाकर के, सेक्शन 2 के, सेक्शन 2 के, इट इज प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड की डेफिनेशन, इट इज क्या है ये? प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स। रूल्स ध्यान पढ़ रहे हैं आप? रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि मेड अंडर सेक्शन 29 हो गया ये, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे कर सकते हैं। सो अब इन सबको जोड़ दीजिए आप, देखिए कि प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है कि एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स, जैसा कि नियमों के द्वारा विहित किया जाए। कौन से नियम? जो कि सेक्शन 29 में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। अब अगर आप इसके साथ में बैकग्राउंड में ये पढ़ेंगे, सच मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड, सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब ये हुआ एज पर रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 29 के। एज सच, इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या हुआ? इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब हुआ कि उस तरीके से जो कि प्रिस्क्राइब्ड किया जाए। प्रिस्क्राइब्ड कैसे होगा? प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स होगा।
रूल्स कौन से होंगे जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए जाएंगे? वो कौन से सेक्शन बनाए जाएंगे? वो 29 में बनाए जाएंगे। कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो अपील करने के दो तरीके हो गए। ओहो,